नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो 2017 जाने से पहले, खत्म होने से पहले, 2017 साल बीतने से पहले देश के दो बड़े विधानसभा चुनाव हमारे सामने हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। जी हां, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उन चुनावों को लेकर, चुनाव की हर हलचल से जुड़ा हुआ कार्यक्रम जनादेश लेकर हम एक बार फिर से आपके बीच में आ गए हैं। अब से लेकर 18 दिसंबर को चुनाव नतीजे आने तक, जी हां, 18 दिसंबर को दोनों राज्यों के चुनाव नतीजों का ऐलान होगा। तब तक हम आपको हिमाचल प्रदेश और गुजरात की हर सियासी हलचल के बारे में तमाम जानकारी देते रहेंगे। हमारे संवाददाता दिल्ली से निकलकर तमाम जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाने के लिए हिमाचल और गुजरात में पहुंच चुके हैं। हमारे जो ब्यूरो हैं गुजरात में और साथ साथ हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने कमर कस ली है। आपको सबसे सही, सबसे सटीक तमाम जानकारी, आपको राजनीति की तमाम उथल पुथल हम आपको बताते रहेंगे। ये दो राज्यों का चुनाव है, यूं तो कह सकते हैं कि सिर्फ दो राज्यों का चुनाव है और कुल मिलाकर देखें तो सिर्फ इन दो राज्यों में 250 सीटें ही दांव पर हैं। जी 68 सीटें हिमाचल प्रदेश की और साथ साथ 182 सीटें गुजरात की। तो कहने के लिए कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 250 विधानसभा सीटों का चुनाव है जिन्हें, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि यह चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि देश का जो राजनीतिक तापमान है, उस तापमान के बारे में यह चुनाव हमको जानकारी देंगे। ये चुनाव बताएंगे कि दरअसल देश का राजनीतिक तापमान और देश में जो राजनीतिक पारा है वो किस हद तक जुड़ा हुआ है। ये चुनाव बताएंगे कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में वो एजेंडा किस हद तक लोगों ने अब तक स्वीकार किया है। ये चुनाव बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह की जो सरकार है, दरअसल वो जब तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच लोग उस सरकार को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं चाहते। ये चुनाव बताएंगे कि विजय रूपाणी को गुजरात के लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के दिल्ली आने के बाद उनको दरअसल स्वीकार किया है या नहीं किया है। तो बहुत कुछ दांव पर है इन चुनाव में और इसीलिए हम आपको जनादेश में ये तमाम दांव पेच राजनीति के आपको लगातार बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। इससे पहले कि हम इस सिलसिले को शुरू करें, आज से सिलसिला शुरू हो रहा है, तो आज की अब तक की जो खबरें हैं, जो हेडलाइंस हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में सियासी पारा शबाब पर आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ शुरू। प्रेम कुमार धूमल ने वीरभद्र सरकार पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने परिवारवाद के आरोपों को नकारा। आपसी खींचतान में फंसी कांग्रेस के लिए झटका। पार्टी की हैवीवेट नेता विद्या स्टोक्स का नामांकन हुआ रद्द। गुजरात में चुनावी रण अपने चरम पर। सीक्रेट मीटिंग पर हार्दिक पटेल ने कहा, राहुल गांधी से नहीं हुई मुलाकात, अगले दौरे पर मिलूंगा। हिमाचल के ऊना जिले में क्या हुआ है, क्या है जमीनी हालात, हकीकत का जायजा लिया हमारे संवाददाता रमा त्यागी ने। तो ये आज की हेडलाइंस थी, आज की सुर्खियां थी और शुरुआत हिमाचल प्रदेश से करें। हालांकि हिमाचल प्रदेश से इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि बड़े चुनाव अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर गुजरात के हैं, जिन पर देश ही नहीं दुनिया की निगाहें लगी हैं। लेकिन अब तक हिमाचल प्रदेश की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। गुजरात की चुनाव की तारीखों का ऐलान होने का इंतजार किया जा रहा है। कभी भी अगले आने वाले 2-4 दिनों में कभी भी इन तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया खत्म हो जाने के बाद अब चुनाव ने तेजी पकड़ ली है। हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं जहां 9 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 18 दिसंबर को होगी। दोनों ही पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने, अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पहाड़ी उतार चढ़ाव वाले राज्य हिमाचल की राजनीति मोटे तौर पर दो ध्रुवीय ही रही है। यह चुनाव देश की दो बड़ी पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी के लिए बेहद अहम है। लगभग पूरे देश में कमजोर हो चुकी कांग्रेस के सामने हिमाचल प्रदेश में सत्ता बचाने की चुनौती है, तो बीजेपी के सामने अपने विजय अभियान को जारी रखने का मौका है।
इस राज्य के विधानसभा चुनाव इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी से सत्ता का स्वाद चखती रही हैं। यानी इस राज्य में लंबे समय से दोनों में से कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं आ पाई है। एक तरफ भाजपा तो दूसरी ओर कांग्रेस। इस बार भी कांग्रेस की ओर से पुराने धुरंधर और राज्य के वर्तमान और 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह भाजपा को चुनौती दे रहे हैं। ये दूसरी बात है कि वीरभद्र सिंह आय से ज्यादा संपत्ति के मामले को लेकर सीबीआई जांच और जमानत में उलझे हैं। दूसरी तरफ भाजपा के जांचे परखे और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और जोश से भरे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की जोड़ी है। विकास बनाम भ्रष्टाचार का मुद्दा हिमाचल में सुर्खियां बनता रहा है, लेकिन दूसरी ओर जमीनी मुद्दों की भी कमी नहीं है। 80% से अधिक बिना सिंचाई वाले हिमाचल में ये समस्या लगातार मुद्दा बनती रही है। रोजगार का मुद्दा गाहे बगाहे उठता रहा है। ऐसे में इस बार हालात अलग हैं, क्योंकि प्रदेश में मतदान करने वालों में 29.5% युवा मतदाता हैं और इनमें 40,567 युवा पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में निगाहें इन युवाओं पर जरूर होंगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का सोमवार को आखिरी दिन रहा। आखिरी दिन तमाम नेताओं ने पर्चे भरे। 9 नवंबर को राज्य के करीब 49 लाख मतदाता मतदान करेंगे तो चुनावों के परिणाम आएंगे 18 दिसंबर को। शिमला से नंदिनी मित्तल, रमा और विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज। तो हिमाचल में चुनाव की लगभग पूरी तैयारी है और ये जो कह सकते हैं कि मंच जो है वो सज चुका है और हमारे तमाम संवाददाता जो ग्राउंड पर जो कुछ हो रहा है उस पर निगाह रखे हुए हैं हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिमला से हमारी संवाददाता नंदिनी मित्तल जुड़ रही हैं और साथ साथ हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी शिमला से। और दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ शेखर अय्यर जी, पॉलिटिकल एडिटर डेक्कन हेरल्ड के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप शेखर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और विक्रम और नंदिनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नंदिनी मित्तल, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। क्या चुनौतियां, अगर इन चुनाव की बात करें तो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 6 बार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जाहिर तौर पर अब उनकी उम्र भी बहुत हो चुकी है, पर शायद उम्र से ज्यादा चुनौतियां उनके सामने इस वक्त दूसरी हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल चुनौतियां हैं। जैसा हमने रिपोर्ट में भी देखा कि कांग्रेस के पास जो है एक राज्य बचाने की चुनौती है। अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो अगर पंजाब को छोड़कर और किसी भी राज्य में कांग्रेस नज़र नहीं आती है। ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती है कि वे हिमाचल प्रदेश में पुनः सत्ता हासिल करे। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में एक और राज्य, उत्तर भारत में एक और राज्य जीतने की उनके सामने चुनौती है। हिमाचल प्रदेश का इतिहास बताता है कि कोई भी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आती है और ऐसे में भाजपा के सामने चुनौती रहेगी कि वे सत्ता में आए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मोदी जी ने पहले ही 50 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके चलते क्षेत्रीय जो नेता हैं उन पर दबाव बना है कि वे परफॉर्म करें, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हैं वो जीतकर भाजपा की झोली में डालें। तो चुनौतियां हैं। अगर कांग्रेस के सामने चुनौती है कि 5 साल में उन्होंने क्या किया, इस बात को अगर लोगों तक पहुंचाने की चुनौती है, तो भाजपा के सामने चुनौती है कि क्या नहीं हुआ। अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो भ्रष्टाचार के आरोप से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह काफ़ी समय से घिरे हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। वहीं कांग्रेस पूरी तरह से विकास को मुद्दा बनाने जा रही है। उनका ये मानना है कि पिछले 5 साल में जो विकास हुआ है वो पिछले अगर बात की जाए तो 60 वर्षों में भी नहीं हुआ है। जी नंदिनी, जो आप विकास की बात कर रही है, खास करके जो कांग्रेस अगर ये दावा कर रही है कि आज तक इतना विकास नहीं हुआ जो पिछले 5 साल में हुआ, मैं उस पर आपके पास आऊँगा, लौटूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात मैं विक्रमजीत सिंह आपके पास भी आता हूँ। आपके पास खास करके इसलिए क्योंकि नंदिनी ने एक बात जो अहम बात कही, जो बीजेपी के संदर्भ में बात की कि बीजेपी को लक्ष्य दिया गया है 50 सीटें जीतने का, 68 में से 50 सीटें। आज ये लक्ष्य बहुत मुश्किल लगता है, कठिन लगता है, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें तो ऐसा लगता है कि बीजेपी इस टारगेट को भी अचीव कर सकती है। पर जो खबरें आ रही हैं, और खास करके ये देखते हुए कि बीजेपी ने एक बार फिर से किसी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया है, उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी बीजेपी ने ऐसा किया था, लेकिन अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में बहुत सारे अलग अलग जो हैं क्षेत्रीय शत्रप हैं
जो और इनके बीच, क्षेत्रीय शत्रुओं के बीच ऐसा लग रहा है कि अब तक जो है वो तालमेल नहीं बन पाया है पूरी तरह से। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से आपने बात करी है 50+ के टारगेट की, उसके लिए बीजेपी ने हिमाचल में पिछले कई चुनाव के बाद अब परिवर्तन किया है। 1998 से लेकर 2012 के चुनाव तक बीजेपी मुख्यमंत्री का नाम प्रोजेक्ट करती आई थी, लेकिन इस बार जो है बीजेपी ने नाम प्रोजेक्ट नहीं किया, रणनीति में परिवर्तन किया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, बैठक के कई दिनों के बाद लिस्ट जारी होती है, तो वो जो गैप था बीजेपी ने, वो गैप जो है, क्योंकि टिकट 68 विधानसभा सीटें, तो 68 लोगों को ही टिकट मिलना था, तो ऐसे में जो बाकी, क्योंकि दावेदार बहुत है बीजेपी की तरफ से टिकट के लिए, तो उनको किस प्रकार से मनाया जा सके, वो गैप के बीच बीजेपी ने उन लोगों को मनाया। 2012 के चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी के कई बागी खड़े हो गए थे, इस बार उतनी बुरी स्थिति बीजेपी के लिए नहीं है। 2 दिन का बीजेपी के पास समय है कि 2 दिन में किस प्रकार से, अगर कुछ लोग कहीं निर्दलीय के तौर पर अपना पर्चा भरे हैं, तो उनको मान नव्वल की कोशिश की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि वो भी लोग, कई उनमें से भी कई लोग बैठ जाएंगे। तो जिस प्रकार से बीजेपी ने टारगेट लिया है, उसके लिए बीजेपी ने पिछले 1-1.5 साल से मैदान में है। एम्स का केंद्र की तरफ से एम्स लेके आए हैं, 3 मेडिकल कॉलेज लाए हैं, ट्रिपल आईटी ऊना में लेकर आए हैं, तो कई प्रकार के विकास के प्रोजेक्ट जो हैं वो केंद्र की तरफ से जो है यहाँ लाए गए। खुद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यहाँ पर मंडी में रैली की गई, शिमला में रैली की गई, ऊना में जब एम्स का उद्घाटन किया गया वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रैली की गई। तो बीजेपी लगातार अपने जो 50+ का टारगेट था उसको अचीव करने के लिए पिछले 1-1.5 साल से मैदान में। जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में जो है आपस में झगड़ा था। प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जो है लगातार जो है मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी की। चुनाव प्रचार समिति के जो अध्यक्ष बने थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनको बदला गया। तो तमाम अटकलें जो है कांग्रेस में चली। तो बीजेपी को लगता है कि ना केवल बीजेपी जिस प्रकार से पिछले 1-1.5 साल से मैदान में है, रणनीति की, अपनी रणनीति में परिवर्तन किया है, सीटों को लेकर बीजेपी ने रणनीति में परिवर्तन किया है, और प्लस जो है कांग्रेस का झगड़ा, तो ये कहीं ना कहीं पर जो बीजेपी का 50+ का जो टारगेट है वो बीजेपी कहीं ना कहीं अचीव कर सकती है, ऐसा बीजेपी के लोगों का मानना है। जी, बीजेपी ऐसा मान रही है, लेकिन आपने झगड़े की भी बात की, ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। खासकर छोटे राज्यों में हम देखते हैं कि झगड़ा जो है, आपसी झगड़ा, वो बहुत भारी पड़ जाता है। उत्तराखंड में कांग्रेस को भारी पड़ चुका है। इस वक्त जो खबरें हैं वो ये हैं कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जो है कई सारे बागी उम्मीदवार जो मैदान में हैं। हालांकि 2 दिन अभी बाकी हैं। विक्रम ने भी इस तरफ इशारा किया कि बीजेपी मान मनोबल में लगी है, जाहिर तौर से कांग्रेस भी मान मनोबल में लगी होगी, लेकिन विद्या स्टोक्स का जो झटका कांग्रेस को लगा है वो एक बड़ा झटका है। बहुत बड़ी और कद्दावर नेता है विद्या स्टोक्स। मैं आऊंगा आपके पास नंदिनी इन तमाम सवालों को लेकर, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में शेखर अय्यर जी जुड़े हुए हैं। शेखर अय्यर जी, कैसे देखते हैं हिमाचल के चुनाव को? क्या कह सकते हैं कि छोटा राज्य है और उस हिसाब से जो है 68 सीटों का मुकाबला होना है, सिर्फ एक राज्य के चुनाव के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि तस्वीर जो है दरअसल वो बड़ी है? नहीं, बड़ी होगी। क्यों? कारण ये है कि ये चुनाव जिस तरह लड़ाया जा रहा है, हिमाचल और गुजरात, इसको विपक्ष भी मानते हैं एक प्रकार से कटन रीजर है। लोकसभा चुनाव से पहले जो जितने चुनाव होने, राज्य के चुनाव शुरू हो रहा है हिमाचल से, उसके बाद गुजरात, उसके बाद कर्नाटक में होंगे, फिर पूर्व आपके उत्तर पूर्व राज्यों में भी होंगे, उसके बाद साल अंत तक यानी 2018 के अंत पे आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात है। तो कुल मिला के एक इसको कह सकते हैं सेमीफाइनल के रूप में ही ले रहे हैं, और कैंपेन भी इसी तरह हो रहा है। 2019 का सेमीफाइनल एक प्रकार से क्योंकि इतने राज्य चुनाव, कम से कम 8 राज्यों के चुनाव होने हैं। तो हर चुनाव में मुद्दा यही है कि मोदी सरकार की क्या उपलब्धि रही, क्या कहां पे क्या चैलेंजेस रहे, और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ भी बड़ी कोशिश हो रही है कि कहीं ना कहीं एक आध राज्य में कोई बड़ा कुछ सेटबैक हो जाए तो वो अपने एनर्जी बढ़ा सकते हैं। लेकिन शेखर जी, ये राज्य का चुनाव है। सवाल है कि इससे पहले भी हमने देखा, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या बाकी राज्यों में भी जो चुनाव हुए थे, राज्य के चुनाव है, राज्य के मुद्दे क्यों नहीं? सवाल ये कि बात हमेशा हो जाती है कि केंद्र में क्या हो रहा है, नोटबंदी, जीएसटी को लेकर अब बात हो रही है। सवाल है राज्य के चुनाव है तो राज्य के मुद्दे क्यों नहीं? देखिए, राज्य के मुद्दे इसलिए नहीं है, खास करके अब गुजरात में मुद्दे ऐसे लिए जा रहे हैं जैसे कोई राज्य सरकार की ज्यादा मतलब उसकी ज्यादा इवैल्यूएशन नहीं है, ज्यादा केंद्र सरकार की पॉलिसी को लेकर, जैसे जीएसटी पर विवाद शुरू हो गया है। और बाकी जो है, जब बीजेपी जो राज्य सरकार है वहां पे गुजरात में, वो अपनी पिछले
मोदी जी के समय से जो जो उपलब्धियां हुए हैं और भी जो जो प्रोजेक्ट्स है उसी पर उस ट्रैक जो रिकॉर्ड अचीवमेंट्स पर है। पे जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ हिमाचल में अगर आज की जो डेवलपमेंट हुई है, जो विद्या स्टोक्स भूतपूर्व असेंबली के स्पीकर भी रहे, बिल्कुल 90 साल के रहे। पहले से ये तय हुआ था कि त्योग जो सीट है उनके उसमें दूसरे कैंडिडेट लड़ेंगे, लेकिन फिर भी लास्ट मिनट में चेंज होके उनका नाम घोषित हुआ। आज इतना मतलब कांग्रेस की जो अंदर की जो सिस्टम है जी। उसकी बड़ी तौर से ये दिखाई दे रहा है कि आज उनकी पेपर रिजेक्ट हुई, पेपर रिजेक्ट हुई, क्योंकि इतने बड़े दूसरा नेता के। जो राठौर जो दूसरे कैंडिडेट है उन्होंने जो ऑफिशियल जो कागज भरनी है वो भर चुके थे। तो इस तक कहीं ना कहीं, और दूसरी बात, क्योंकि पहले से यह तय था कि राहुल गांधी खुद चाह रहे हैं कि हिमाचल में एक नए लीडरशिप आए, क्योंकि वीरभद्र सिंह बहुत समय से रहे हैं, नहीं, लेकिन कर नहीं पाए राहुल कर नहीं गांधी, पाए। चाहते नहीं, हुए भी नहीं, वीरभद्र इतना सिंह के कर सामने नहीं झुकना पाए, पड़ा उन्हें। इतना कर नहीं पाए। जाके वहां पे उनको सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करके आए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो पहली प्लान थी, और जितने सीनियर से सबको रिपीट किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब बीजेपी की तरफ में 21 नए कैंडिडेट्स हैं, हाँ। लेकिन यहाँ पे लगभग, और रिपीट दूसरा जो हुआ है, पहले एक था एक परिवार के लिए एक टिकट, हाँ, लेकिन हम सुन रहे हैं कि इस बार कम से कम 4 परिवार ऐसे हैं जहां बाप बेटे और 3 बाप बेटे हैं और 1 बाप बेटी भी है। बिल्कुल, ये आपने महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है और ये चुनाव की बड़ी बात है। मैं नंदिनी आपके पास थोड़ी देर में आऊंगा ये सवाल लेकर कि क्या राहुल गांधी, जिस तरह से राहुल गांधी ने पंजाब में वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने हथियार डाल दिए थे और उनको मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करना पड़ा था, क्या वीरभद्र सिंह के सामने भी एक बार फिर से राहुल गांधी ने हथियार डाल दिए हैं? क्षेत्रीय क्षत्रप के सामने राहुल गांधी ने हथियार डाल दिए, इस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले बात प्रेम कुमार धूमल की कर ले। हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल वहां के पूर्व मुख्यमंत्री और एक ऐसा नाम है जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे थे। इस बार वो सुजानपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के हाथ में 2 बार सूबे की कमान रह चुकी है। यह बात अलग है कि इस बार भाजपा ने देवभूमि में मुख्यमंत्री के लिए किसी चेहरे को सामने नहीं किया है, प्रेम कुमार धूमल को भी नहीं किया है। सुजानपुर में धूमल को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र राणा टक्कर दे रहे हैं। राजेंद्र राणा एक जमाने में धूमल के राजनीतिक शिष्य रह चुके हैं। शिमला से हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने प्रेम कुमार धूमल से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल। धूमल जी, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस बार आपका लक्ष्य क्या रहेगा? हमारा लक्ष्य पार्टी ने तय किया था 50+, लेकिन जिस तरह का उत्साह लोगों में है, जो युवाओं में, महिलाओं में, अनुसूचित जाति वर्ग के दलित स्वाभिमान सम्मेलन जो हमने किए, हमने टारगेट रखा था 200 परिवार ज्वाइन कराने का प्रत्येक विधानसभा मंडल में, लेकिन ज्वाइन किए हैं 800 से ज़्यादा कई मंडलों में। तो इससे स्पष्ट होता है कि 60+ शायद हम कर जाएंगे। और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आप लेकर चुनाव में उतर रहे हैं और आपको उम्मीद है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो मुद्दे काम करेंगे और आपको 60 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी? पहली बार इतिहास में नाबालिग बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुए, उनकी हत्याएं हुई। ईमानदार कर्मचारियों की हत्याएं माफिया ने कर दी। माफिया राज प्रदेश में चल रहा है। वन माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, ड्रग माफिया और ट्रांसफ़र माफिया। देवभूमि को ड्रग भूमि बना दिया। इस बार जो टिकट वितरण हुआ है उसे कितना संतुलित मानते हैं? प्रत्येक वर्ग को रिप्रेजेंटेशन देने में और विनेबिलिटी को मेन कंसिडरेशन रखा गया था। जिसकी जीत सुनिश्चित है उसको ही टिकट दिया जाए। इस करके मुझे लग रहा है कि इस बार का टिकट वितरण कोई समस्या पैदा नहीं करेगा और सभी उम्मीदवार जीतने की स्थिति में है। लेकिन आपका क्षेत्र बदल गया, हमीरपुर से आपको सुजानपुर में भेज दिया गया। नहीं, हमीरपुर जब डिलिमिटेशन हुआ तो मेरा जो रीजनल विधानसभा क्षेत्र था उसके मैक्सिमम पोलिंग बूथ 42 सुजानपुर में गए थे, 39 हमीरपुर में आए थे, 18-19 भोरंज में गए थे। तो पिछली बार पार्टी को लगा कि थोड़ा हमीरपुर कमज़ोर चल रहा है तो यहाँ से अगर आप लड़ें तो ठीक रहेगा, तो मैं हमीरपुर चला गया। नहीं तो नेचुरल चॉइस यही सुजानपुर होता। और मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी टिकट मांगा नहीं, कोई पद मांगा नहीं। जहाँ पार्टी ने कहा, पार्लियामेंट कहा तो पार्लियामेंट लड़ा, असेंबली कहा तो असेंबली लड़ा और जनता ने आशीर्वाद हर बार दिया है।
इसलिए कोई जो ज्यादती में बदल दिया ऐसी स्थिति नहीं है। सीएम फेज बीजेपी ने अभी डिक्लेयर नहीं किया है। वैसे पिछले कई राज्यों में कई चुनावों में ये परंपरा आई है, इसमें जो भाजपा है वो सक्सेसफुल भी होती हुई दिखाई दी है। लेकिन आपने एक पहले इंटरव्यू में कहा था कि सीएम फेज अगर घोषित नहीं करते हैं तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? खमियाजा मैंने कभी नहीं कहा। मैं हमेशा कहता हूँ कि छोटा प्रदेश है, यहाँ मतदाता चाहता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, 1 to 1 बात कर सकूं मैं उससे, लेकिन हाईकमांड का जो निर्णय होता है वो हमेशा उचित होता है। आप अपने आप को मुख्यमंत्री पद का कितना सशक्त दावेदार मानते हैं? जितना मेरा हाईकमांड समझेगा। आपने हाईकमांड के ऊपर छोड़ दिया, आपको उम्मीद है? मैंने कहा ना, मैंने कभी टिकट अप्लाई नहीं किया, कभी ऑफिस नहीं मांगा। कांग्रेस से अभी जो उम्मीदवार आए हैं, बेहद गंभीर आरोप उन पर लगे थे जिनको अभी टिकट दिया है बीजेपी ने। इसके अलावा जो वहाँ मुख्यमंत्री हैं उनके भी एक करीबी हैं जिनको टिकट दिया गया है। तो ये जो सारी बातें हैं, इनको किस तरह से देखते हैं आप? जो करीबी आए हैं वो तो उन पे कोई आरोप नहीं था, जो मंत्री आए हैं उनको भी कोई आरोप नहीं था। जिन पे गंभीर आरोप थे उनको लिया नहीं गया। आने को तो बहुत लोग तैयार थे, इसलिए इस बात का ध्यान रखा गया है कि ऐसी कोई बात ना हो जिसको आप कह रहे हैं कोई बाद में कोई उठाए कि आपने ये गलत कर दिया। हाईकमांड के पूरे ध्यान में, और सारे लोग जो इंटरव्यू है वो हाईकमांड के माध्यम से हुए। तो प्रेम कुमार धूमल जिन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि 60 से ज़्यादा सीटें इस बार बीजेपी की यहाँ हिमाचल प्रदेश में आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि भ्रष्टाचार बनाम विकास के मुद्दे पर बीजेपी यहाँ पर चुनाव में उतर रही है। और जिस तरह से एक संतुलित प्रतिनिधित्व सभी वर्गों का यहाँ पर रखा गया है, सबका साथ सबका विकास की अवधारणा, ये आगे चलकर पुष्ट होगी, उम्मीद जताई है। कैमरामैन आलोक के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, हिमाचल प्रदेश। तो देवभूमि को ड्रग भूमि बना दिया वीरभद्र सिंह ने। कांग्रेस ने ये बड़ा आरोप लगाया। प्रेम कुमार धूमल ने, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। हालांकि वो खुद इस बार मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं या नहीं, जब ये उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा उनका दावा उतना ही है जितना दावा हाईकमान सोचेगा और हाईकमान तय करेगा, यानी सब कुछ उन्होंने हाईकमान पर छोड़ दिया। इधर बात अगर कांग्रेस की करें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का दावा है कि वो दोबारा सत्ता में आएगी। निवर्तमान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कहते हैं कि उन्होंने विकास के नए रास्ते खोले हैं और जनता विकास के आधार पर ही उन्हें वोट देगी। छठी बार हिमाचल की बागडोर संभालने वाले वीरभद्र सिंह पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार और गुटबाजी के भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन वीरभद्र सिंह बेफिक्र हैं और कहते हैं कि बेटा अगर विधायक बनने लायक है तो आखिर उसके चुनाव में उतरने में क्या गलत है। शिमला में हमारे संवाददाता नंदिनी मित्तल ने इन चुनावी मौसम में वीरभद्र सिंह से विशेष बातचीत की। नौ तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं और हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि सरकार जो है वो रिपीट करने जा रही है, इस विश्वास की क्या वजह थी? अपने काम के विश्वास की, और कांग्रेस की मुझे भी छठी बार हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हूँ और इस दौरान में जो काम हुए हैं, तरक्की हुई है, विकास हुआ है, अभूतपूर्व है और उसका बहुत अच्छा असर जनता के बीच में है और जनता उसको कबूल करती है। तो उस आधार पर मैं ये बात कर रहा हूँ। बहुत सारी इनफाइटिंग नजर आ रही है कांग्रेस में भी और भाजपा में भी। 15 सीटें हमें ऐसी नजर आती हैं जहां पर बागी उम्मीदवार खड़े हुए हैं अपने कैंडिडेट के खिलाफ। ये कोई नई बात नहीं है। जब से चुनाव प्रणाली शुरू हुई है तब से ऐसे हालात पैदा हुए हैं, मगर पहले के मुकाबले में अब कम लोग है जो जिनको टिकट नहीं मिला वो फिर भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। विकास के अलावा कौन से अन्य मुद्दे होंगे जो कांग्रेस उठाने जा रही है? नहीं, विकास ही, प्रजातंत्र में विकास ही एक सबसे बड़ा आधार होता है और अगर जनता खुश है कि हमारी तरक्की हुई है, विकास हुआ है,
वहाँ स्कूल खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, हॉस्पिटल्स खुले हैं, विश्वविद्यालय खुले हैं और सड़कें बनी हैं, घर घर में बिजली पहुँची है, नल के द्वारा पीने का पानी का प्रावधान हुआ है, सिंचाई की व्यवस्था हुई है। ये चीज़ें हैं जो कि लोगों को प्रभावित करती है उनके जनजीवन। सर, सुखविंदर सिंह सुक्खू से आपके बहुत डिफरेंसेस चल रहे थे। मेरे कोई उनसे डिफरेंसेस नहीं है और अगर यदि कोई है तो वो सैद्धांतिक है और पार्टी के जो नियम है उनको लेकर है। भ्रष्टाचार मुद्दा बनाया जा रहा है, कैसे काउंटर करें? हम किसी पर आरोप नहीं लगाते हैं, ये प्रजातंत्र के खिलाफ है। अगर ऐसा आरोप लगे तो सबसे बड़ा आरोप जो है भ्रष्टाचार का भाजपा हिमाचल में रही है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तब हो। परिवारवाद का भी आप पर आरोप लग रहा है कि आपने बेटे के लिए इसमें जो है ये कोई आरोप नहीं है। ये इसमें जनता जानती है सच्चाई बात। हिमाचल की जनता मुझे भी जानती है, मेरे परिवार को भी जानती है जी। और ये कोई राजनीतिक है, उसका बेटा अगर अपने पार्टी के अंदर उभरते हुए उस स्टेज पे पहुंचता है कि वो विधायक बन सकता है तो उसका कोई परिवार बात की बात नहीं होती। कितने सीटों का दावा आप कर रहे हैं, कितनी सीटें आप जीतेंगे? वीरभद्र सिंह जी का दावा है कि बहुत ज़्यादा सीटें, ताकि सरकार जो है वो एक बार फिर सत्ता में आ सके, वो सीट जो है कांग्रेस जीतेगी। उनका ये भी कहना है कि परिवारवाद जो है वो कोई मुद्दा नहीं है, अगर कोई किसी भी प्रत्याशी में जीतने की क्षमता है तो उसको टिकट दिया जाना चाहिए। नंदिनी मित्तल, डीडी न्यूज़, शिमला। तो बेटे की पैरवी करते और भ्रष्टाचार के मुद्दे को नकारते हुए दिखे वीरभद्र सिंह। सीधे चलते हमारी संवाददाता नंदिनी मित्तल के पास। नंदिनी, वीरभद्र सिंह के सामने क्या राहुल गांधी ने कह सकते हैं कि एक तरह से समर्पण कर दिया, जिस तरह से पंजाब में किया था कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने? क्योंकि पहले तमाम खबरें आ रही थी कि वो 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उनकी उम्र भी हो चुकी है, इसलिए उनको मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि कुछ इस तरह से उन्होंने हालात बना दिए कि वीरभद्र सिंह को ही राहुल गांधी को डिक्लेयर करना पड़ा, घोषित करना पड़ा कि वही कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। क्या कहती हैं आप? अशोक, आपको याद होगा कि 2012 का अगर हम चुनाव याद करें तो यही वीरभद्र सिंह थे और यही हाईकमान थी कांग्रेस की। वीरभद्र सिंह को भ्रष्टाचार के आरोप के चलते केंद्रीय इस्पात मंत्री के रूप में जो है इस्तीफा देना पड़ा था और वे वापस आकर मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, उस समय बहुत ज़्यादा संशय था। लेकिन वीरभद्र सिंह का अपना एक स्टाइल है, उनका अपना एक रुतबा है कि वो हाईकमान की कहीं नहीं चलने देते हैं। अगर आपको याद होगा कि 2012 में जब उनके नाम पर हाईकमान ने ना नुकर की तो उन्होंने कहा मुझे किसी के प्रचार पे आने की जरूरत ही नहीं है, मुझे किसी केंद्रीय नेता के हिमाचल प्रदेश में प्रचार की जरूरत नहीं है, मैं अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ूंगा और सरकार बनाऊंगा। और उन्होंने उस समय ये साबित भी किया। बिल्कुल सेम हालात इस समय जो है हिमाचल प्रदेश में है। 2017 का चुनाव है, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। हाईकमान कहा जाए तो 2014 के चुनाव के बाद जो है कांग्रेस हाईकमान बहुत कमजोर हो गया है। इसका पूरा फायदा वीरभद्र सिंह उठा रहे हैं, यहाँ के क्षेत्रीय नेता उठा रहे हैं। वीरभद्र सिंह की बात ही क्यों करें, कौल सिंह ठाकुर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के प्रमुख दावेदारों में से थे, उन्होंने भी अपनी बेटी के लिए जो है वो टिकट ले लिया है। अगर हम जो है जीएस बाली की बात करें तो वो भी त्यागपत्र देकर जो है टिकट हासिल करने की बात कहते हैं। विद्या स्टोक्स की बात की जाए तो उन्होंने अचानक ठियोग जो सीट थी जो उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के लिए छोड़ दी थी, अचानक जब उन्हें ये पता चला कि जो है वीरभद्र सिंह वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अर्की से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने हाईकमान को ब्लैकमेल किया। उन्होंने कहा कि यदि आप मुझे टिकट नहीं दोगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। यही कारण था कि लास्ट मिनट में कल औने पौने जाकर उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा और नामांकन पत्र में जो खबर आ रही
रही है जी। वो नामांकन जो हमारे एक लेटर दिया जाता है अथॉरिटी लेटर, वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनका वीरभद्र सिंह से 36 का आंकड़ा है, उन्होंने उनको दिया। उनके पास जो है जॉर्ज फर्नांडिस का जो था वो अधिकृत पत्र भी नहीं था। ऐसे में कोई नेता जाकर, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता जाकर अपना नामांकन पत्र भरता है और उसका नामांकन पत्र रद्द हो जाता है, तो एक राजनीतिक ड्रामा इस समय अगर कहा जाए तो कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात नंदिनी आपने कही, और ये वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ नंदिनी ने ध्यान दिलाया कि किस तरह से 2014 के बाद दिल्ली में कांग्रेस का जो हाईकमान था वो कमजोर हुआ है, और उसके कारण तमाम जो क्षेत्रीय शत्रप हैं वो उन्हें ब्लैकमेल भी कर रहे हैं और अपनी चला रहे हैं। हिमाचल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कह सकते हैं कि साफ तौर पर जो दिल्ली में कांग्रेस कमजोर हुई उसका फायदा कांग्रेस के क्षेत्रीय शत्रपों को मिल रहा है। शुक्रिया, मैं आपके पास लौटूं, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जनादेश में। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला चलता रहेगा और हम आपको साथ साथ गुजरात की भी बात करें, क्योंकि गुजरात इस बार खास है। कल भी शेयर मार्केट 300 पॉइंट से डाउन। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके पास एक भी शेयर है क्या? लेकिन किसी का तो नुकसान हुआ ना। गया, ये भी गया। क्या होने वाला है इंडिया का? अरे पापा, ये 5 साल पुराना मैच है, ये जीत चुके थे हम। क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? अरे गलती तो गलती है ना। मिसेस गुप्ता की बेटी की शादी हो गई क्या? तुम्हारी बेटी की हो गई ना, खुश रहो। अरे अब दूसरी टेंशन के लिए टाइम तो होगा ही, क्योंकि डिजिटल इंडिया के जीवन प्रमाण पोर्टल से हर साल बिना टेंशन घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र पाना हो गया है एकदम आसान। तो अब पेंशन के लिए नो टेंशन। प्रिया दीदी नमस्ते, आप यहाँ राशन खरीदने आई हैं? आइए, मैं जहाँ से लेती हूँ ना वहाँ चलिए, वहाँ सामान भी सस्ता मिलेगा। मेरे लिए सुरक्षा, साफ सफाई और क्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको ये देखना चाहिए कि जो चीजें आप खरीद रही हैं, उन्हें कैसे रखा गया है, उन पे धूल मिट्टी पड़ रही है, क्या उनकी सामग्री ताज़ा होती है, क्या इस्तेमाल किया गया पानी पीने लायक है। अपनों की सेहत का ख्याल रखने के लिए हमें सुरक्षा, स्वच्छता और क्वालिटी पर जोर देना चाहिए। पढ़ने लिखने खेलने के दिन मजदूरी में गवाए, शाम को लौटो तो बापू पूछे कितने पैसे कमाए। कितना अच्छा होता जो मैं स्कूल जाता, लिखता, पढ़ता, लौटता तो बापू पूछता बोलो क्या सीख कर आए। आपके बच्चों की आंखों में एक सपना है जिसे शिक्षा ही सच कर सकती है। मजदूरी नहीं, 14 वर्ष से कम उम्र में बाल श्रम करवाना कानूनन अपराध है।
देश के हो रहे निरंतर विकास में फर्क पड़ता है, स्वयं की प्रतिष्ठा और प्रगति में फर्क पड़ता है, जन सुविधाओं की बेहतरी में फर्क पड़ता है। ये फर्क पड़ता है समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से। जो कंपनी व अन्य व्यक्ति समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और अकाउंट ऑडिट करवाते हैं, उनको अनेकों सुविधाओं का लाभ मिलता है। लेकिन यदि आपने समय पर रिटर्न फाइल नहीं किया तो अपेक्षित ब्याज, पेनल्टी व अभियोजन लगाया जा सकता है, और यदि अकाउंट ऑडिट नहीं कराया तो जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए याद रहे, कंपनियों को और जिन लोगों को अकाउंट ऑडिट करवाने की आवश्यकता है, उनकी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2017 है। देश का भविष्य है आपके हाथ। समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए ऑपरेशन क्लीन मनी का साथ। जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो हिमाचल और गुजरात के विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें लेकर हमने आज से इस जनादेश के सिलसिले को शुरू किया है, और 18 दिसंबर तक हर रोज रात को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक ये आपको कार्यक्रम में हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। अब जबकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव का ऐलान हो चुका है, लोगों ने अपने नामांकन पत्र भर दिए हैं, तो तमाम नेता अब लोगों के वोट लेने के लिए लोगों के दरवाजे तक जाएंगे, और हमारे संवाददाता भी तमाम वोटर तक पहुंचेंगे वोट यात्रा के जरिए, और वोटर के मन का मिजाज पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी सिलसिले में देखते हैं हिमाचल के ऊना से हमारे संवाददाता रमा त्यागी की वोट यात्रा। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं ऊना के एक बाजार में। आप देख सकते हैं कि तमाम तरह की यहाँ पर दुकानें हैं जनपद की तर्ज पर, और एक तरह से इसे मिनी जनपद यहाँ का कहा जा सकता है। आइए लोगों से बात करते हैं, आमजन से बात करते हैं कि इस वक्त क्या रहेंगे उनके मुद्दे और किस आधार पर वो अपने उम्मीदवार का चयन करेंगे। वोट डालने जाएंगे तो इस बार किस तरह की बातें आपके दिमाग में रहेंगी कि क्या होना चाहिए, कैसा उम्मीदवार होना चाहिए, कौन सी समस्याएं हैं जो उसको दूर करें? मेरे बारे में तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे हमारी गलियों में सड़कें टूटी फूटी है, वो सही कराएं, और जैसे कई गरीब लोग हैं उनके पास खाने पीने की वस्तु नहीं होती है ना, उनके लिए वो भी करें। सबको एक तरीके से देखें, ये नहीं कि किसी के साथ भेदभाव करे, या कास्ट को लेकर या किस चीज़ को लेकर। अगर किसी को कल हम मतलब कि उम्मीदवार बनाते हैं तो वो सबको एक तरह से देखें। यहीं पर कुछ युवा भी खड़े हैं। युवा जो है वो भविष्य कहे जाते हैं किसी भी जगह का, और इनसे जानते हैं। फास्ट फूड सेंटर पर ये लोग खड़े हैं और कुछ एंजॉय कर रहे हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि किस तरह से ये चाहते हैं कि इस बार यहाँ की सरकार कैसी, क्या देखकर इस बार आप वोट देंगे, क्या आपके दिमाग में किस तरह की सरकार? पार्किंग की समस्या बहुत है उन्होंने ना, सड़कें खराब है, जैसे रामपुर रोड की सड़क है, पुराना शहरपुर रोड की सड़क है, बहुत बुरा हाल है उनका। जिला ऊना में अस्पताल की बहुत बुरी समस्या है, और जो हमारे यहाँ ऊना जिला के मरीज़ हैं बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हमारी ऊना के जो लोग हैं ना, सरकार आपस में लड़ना बंद करे और हमारा ऊना को नशा मुक्त करे। आजकल जितने भी स्टूडेंट्स हैं काफ़ी डिग्री करके ऐसे ही घूम रहे हैं, काफ़ी पढ़ चुके हैं, इतना पैसा लगाकर बेरोजगार, मतलब कि काफ़ी ऐसे फ्री घूम रहे हैं, नौकरी नहीं कहीं भी मिल रही। ऊना की एक हम मार्केट में हैं इस वक्त, और इसको मिनी जनपद यहाँ का कहा जा सकता है। तमाम तरह की यहाँ शॉप्स हैं, और हर शॉप पर हम विजिट भी कर रहे हैं और जान रहे हैं कि यहाँ के जो कारोबारी वर्ग है उसकी क्या समस्याएं हैं, वो क्या चाहते हैं कि किस तरह की सरकार राज्य में अब होनी चाहिए। यहाँ पर वैट है या जो भी GST जो भी लागू हुआ है, उसमें अभी है कि थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वो चीज़ आसान होती जाएगी हमारे। सेंटर और स्टेट अगर अलग अलग चलेगी तो नुकसान है, अगर एक बन के चलेगी। ये नहीं देखना चाहिए ये यहाँ भाजपा है, पार्टी का मसला नहीं होना चाहिए इसमें लोगों का देखना चाहिए कि क्या है। सरकार मैडम कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, सरकार काम कराने वाली हो। उनमें हमें अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। बस स्टैंड ना पार्किंग है, ना कुछ बस स्टैंड ढंग का है। तो आज की वोट यात्रा में हमने जानी ऊना के लोगों की मन की बात, जिनका मानना है कि लंबे समय से आधारभूत सुविधाएं जो यहाँ पर चरमराई हुई हैं उनमें सुधार तो आना ही चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, आपराधीकरण पर लगाम लगनी चाहिए। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आई वो ये कि नेता केवल वादे या दावे ना करें बल्कि उन वादों को पूरा करें। कैमरामैन आलोक के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज़ ऊना। तो ऊना से आपने ये देखा वोट यात्रा, हमारी संवाददाता रमा त्यागी आपको दिखा रही थी वहाँ के वोटर के मन में क्या बातें उठ रही हैं। और हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुजरात की बात करेंगे, लेकिन गुजरात पे जाने से पहले अपने दोनों संवाददाता विक्रमजीत सिंह और नंदिनी मित्तल का शुक्रिया अदा करते। दोनों हमारे साथ जुड़े शिमला से हिमाचल को लेकर, और शेखर अय्यर जी हमारे साथ बने हुए हैं। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात गुजरात की।
मिस्टर कपूर के सर पर 2 बाल हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या बात है? पर शादी नहीं कर सकते क्योंकि बाल विवाह इल्लीगल है। Invest ₹20,000 and get 200% appreciation in 2 months. बिन मांगे मिली एसएमएस इन्वेस्टमेंट टिप्स को हंसी में उड़ाना ही बेहतर है, क्योंकि इन पर भरोसा करेंगे तो फायदा आपका नहीं किसी और का होगा। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय सेबी। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। My son fulfills his duty to the nation. My brother fulfills his thirst for adventure. My husband fulfills my desire for a better life. My son, my brother, my husband is a naval officer. He has an ocean of opportunities. Indian Navy, an ocean of opportunities. www.navsena-bharati.nic.in. छह, कल भी शेयर मार्केट 300 पॉइंट से डाउन। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके पास एक भी शेयर है क्या? लेकिन किसी का तो नुकसान हुआ ना। गया, ये भी गया। क्या होने वाला है इंडिया का? अरे पापा, ये 5 साल पुराना मैच है, ये जीत चुके थे हम। क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? अरे गलती तो गलती है ना। मिसेस गुप्ता की बेटी की शादी हो गई क्या? तुम्हारी बेटी की हो गई ना, खुश रहो। अरे अब दूसरी टेंशन के लिए टाइम तो होगा ही, क्योंकि डिजिटल इंडिया के जीवन प्रमाण पोर्टल से हर साल बिना टेंशन घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र पाना हो गया है एकदम आसान। तो अब पेंशन के लिए नो टेंशन। अब पाएं 18 जड़ी बूटियों के बड़े गुण 10 रुपए के छोटे पैक में। मेडिमिक्स आयुर्वेदिक, नेचुरल से बेहतर कुछ भी नहीं। देश के हो रहे निरंतर विकास में फर्क पड़ता है, स्वयं की प्रतिष्ठा और प्रगति में फर्क पड़ता है, जन सुविधाओं की बेहतरी में फर्क पड़ता है। ये फर्क पड़ता है समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से। जो कंपनी व अन्य व्यक्ति समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और अकाउंट ऑडिट करवाते हैं, उनको अनेकों सुविधाओं का लाभ मिलता है। लेकिन यदि आपने समय पर रिटर्न फाइल नहीं किया तो अपेक्षित ब्याज, पेनल्टी व अभियोजन लगाया जा सकता है, और यदि अकाउंट ऑडिट नहीं कराया तो जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए याद रहे, कंपनियों को और जिन लोगों को अकाउंट ऑडिट करवाने की आवश्यकता है, उनकी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2017 है। देश का भविष्य है आपके हाथ। समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए ऑपरेशन क्लीन मनी का साथ। जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है। और हिमाचल के बाद अब बात गुजरात की। और बात गुजरात की। कई दशकों से गुजरात की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव कई मायनों में बहुत अहम हैं। गुजरात चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो का प्रश्न है। इसी मकसद से कांग्रेस यहां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और मौजूदा इस वक्त अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य की राजनीति से उठकर केंद्रीय राजनीति में जाने के बाद गुजरात का ये पहला चुनाव है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बने हुए हैं। मौसम में इधर कुछ ठंडक का एहसास हो रहा है, लेकिन गुजरात के चुनावी सरगर्मी के चलते मौसम पर यहाँ की सरगर्मी इस तरह हावी है कि गुजरात के मौसम में सिर्फ चुनावी अंधड़ रोज रफ्तार पकड़ रहे हैं। जातिगत वोटों की जोड़तोड़ में फंसी गुजरात की राजनीति में इस बार चुनावी दिशा का अनुमान लगाना तो मुश्किल है, मगर भाजपा को घेरने में विपक्षी दल किसी भी हद तक जाने में कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 115 सीटें जीतकर सत्ता में आने वाली बीजेपी के लिए मोदी की गुजरात से गैर मौजूदगी ने नई चुनौतियां भी खड़ी की है। अक्टूबर 2001 से गुजरात की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी लगातार 2002, 2007, 2012 के चुनाव में विजय हासिल करती रही है, और नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर इन चुनावों में नायक बनकर उभरते रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ये चुनाव सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है। वोट प्रतिशत के लिहाज से बीजेपी ने अपनी पकड़ लगातार मजबूत रखी है। 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा में भाजपा ने 2002, 2007,
2012 के विधानसभा चुनाव में 127, 117 और 115 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की, जबकि कांग्रेस को भाजपा ने 51, 59 और 61 सीट से आगे बढ़ने नहीं दिया। गुजरात में एक छत्र राज कर रहे नरेंद्र मोदी के केंद्र में जाने के बाद पहले मुख्यमंत्री के तौर पर आनंदीबेन पटेल को लाया गया और उसके बाद विजय रूपानी को। आनंदीबेन पटेल के समय ही राज्य में पाटीदार आंदोलन उभरा, जिसे उनकी असफलता के तौर पर देखा गया, और विजय रूपानी जिस बनिया जैन समुदाय से आते हैं उसे राजनीतिक तौर पर लुप्त समुदाय की संज्ञा दी जाती है। मगर इस समुदाय के वोटों की संख्या राज्य में चुनावी हार जीत पर भारी असर डालने की क्षमता रखती है। अब तक के चुनाव में जहां भाजपा के सामने मुख्यमंत्री का नाम, काम और चेहरे का कोई संकट नहीं रहा था, वहीं इस चुनाव में इस लिहाज से भाजपा गंभीर चिंतन में दिख रही है। एक ऐसे नाम की तलाश है जो राज्य में अपना जादू साबित कर सके। यह अलग बात है कि नाम कोई भी हो, मगर गुजरात नरेंद्र मोदी के नाम पर गौरव तो महसूस करता ही है। अपने इस गौरव को गुजरात किस हद तक मोदी के पक्ष में बदलेगा, यह भविष्य के गर्भ में है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, चुनाव में कांग्रेस बैसाखियों के भरोसे दिख रही है। चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस खुद सत्ता में आने के बजाय एक सशक्त विपक्ष की भूमिका ही हासिल कर ले, यही उसके लिए बड़ा लक्ष्य हो सकता है। भाजपा को सत्ता से दूर रखना उसका एक प्रमुख लक्ष्य है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जातिगत आंकड़ों से सियासी संजीवनी जरूर मिल सकती है। उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र और सूरत के क्षेत्रों में पाटीदार समुदाय में कुछ चेहरों के माध्यम से कांग्रेस सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकोर जैसे चेहरे कांग्रेस के लिए कुछ आशा की किरण दिखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये चेहरे गुजरात की राजनीति में चर्चित हो गए हैं। तमाम मुद्दों और तर्कों से इतर एक बात तो साफ है कि राज्य की राजनीति में सीधे कमान संभालने वाले नरेंद्र मोदी के बिना हो रहे गुजरात के इन चुनाव में बीजेपी मोदी के ही करिश्मे की इर्द गिर्द है, और कांग्रेस के लिए बागियों की बैसाखी और राहुल की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। कांग्रेस इन प्रकार भाजपा को सत्ता से वंचित कर पाने की सफलता में ही अपना भविष्य देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीडी न्यूज। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी, और हमारे साथ इस वक्त गुजरात से, अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं देवेंद्र पटेल, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह भी अहमदाबाद में मौजूद है, और दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं शेखर अय्यर जी। मैं देवेंद्र पटेल साहब आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं। देवेंद्र पटेल साहब, नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे अब तक, और एक तरह से कह सकते थे कि गुजरात में नरेंद्र मोदी के रहते भाजपा को हराना लगभग असंभव था, लेकिन अब वो दिल्ली में हैं। क्या इसके बाद बीजेपी कमजोर वहां दिख रही है? देखिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात को जिस हालत में छोड़ के गए थे, उस समय में और आज के समय में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो अगर लोकप्रियता की बात करें तो आज पूरे देश में और गुजरात में वो बरकरार है। उनकी इमेज जैसी की थी वैसी है, न तो उनके कोई कैरेक्टर पर दाग है, न उनके कामकाज पे दाग है, न किसी चीज़ पर है। मतलब कि आज भी उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बहुत बड़ी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि उनके जाने के बाद गुजरात में बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं। दलितों को लगता है कि हमारे साथ कुछ अन्याय हुआ है, ओबीसी को लगता है कि हमारे साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स है, और पाटीदार सबसे बड़ी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो सकती है वो पाटीदार समाज की, क्योंकि मोदी जी गुजरात में थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनके जाने के बाद आनंदीबेन गुजरात के मुख्यमंत्री रही, उन्होंने भी शासन बहुत अच्छा चलाया, जब तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। कंट्रोवर्सी तब हुई जब गुजरात में पाटीदार लोगों ने एक अनामत की डिमांड की, और 1985 के बाद जब गुजरात में एक खाम थी KHAM, जो जातिगत समीकरण के आधार पर जो गुजरात में कांग्रेस जीतती थी, उस वक्त जो पाटीदार थे वो कांग्रेस के साथ थे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। वो आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ वो रहे हैं। लेकिन इस बार जो भी गुजरात में कुछ घटना हुई, वो घटना के बाद मुझे थोड़ा सा संदेह लगता है कि पाटीदार में कुछ वो विभाजित भी है, शायद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे या न रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जी देवेंद्र जी रोक रहा हूँ गुजरात में, क्या देवेंद्र जी एक मिनट, देवेंद्र जी रोक रहा हूँ आपको, क्योंकि आपने एक महत्वपूर्ण बात की, मैं शेखर जी का उस पर गया। शेखर जी, क्या पाटीदार एक बड़ी समस्या? हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, जो कुछ नए चेहरे इन दिनों गुजरात की राजनीति में उभरे हैं, क्या वो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं? चुनौती, क्योंकि ये चुनौती इसीलिए है कि पटेल समुदाय पूरा बीजेपी के साथ था, लेकिन पटेल समुदाय का जो प्रॉब्लम्स है वो भाजपा से नहीं है, वो आरक्षण को लेकर है जी। और उस आरक्षण मुद्दे पर ही हार्दिक पटेल एक नेता बने। लेकिन आज क्या हुआ है कि
जो समीकरण हम वहां देख रहे हैं, एक ओबीसी नेता जो पहले कांग्रेस पे थे, फिर छोड़ के फिर कांग्रेस वापस आए हैं, वो ओबीसी नेता है, और ओबीसी तो आरक्षण है ही, लेकिन पटेल आरक्षण को विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं हार्दिक पटेल जो हैं, जो आरक्षण बाकी जातियों को है, पटेल के लिए उसलिए है। हाँ। ये सारे अगर एक ही प्लेटफॉर्म कांग्रेस को समर्थन में आ रहे हैं, हाँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। ये एक तरफ देखिए, बेसिक पटेल समुदाय की जो मेन मुद्दा क्या है, हाँ। कि हाँ। आज उनकी जो फैसिलिटीज नहीं है आरक्षण की, और जो एग्रीकल्चर में उनको जो किसान जो कृषि क्षेत्र में जो पहले उनको आता था, जो उस पे अपॉर्चुनिटीज थी, वो आज वो कम हो रहा है। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि भाई सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी कॉलेज में एडमिशन चाहिए। यही बड़ा समस्या पटेल समुदाय में, खास करके पटेल युवकों के। मैं जी ये बड़ी समस्या। लेकिन आपने महत्वपूर्ण बात की, बड़ा गड्ढमड्ढ से स्थिति है। मैं अजय विक्रम सिंह आपके पास आ रहा हूं, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा अजय, क्या लग रहा है कि कांग्रेस वास्तव में इतनी कमजोर हो चुकी है गुजरात में कि आज उसे अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश और साथ साथ जो है अगर कहे तो पाटीदार के नेता जो है इन लोगों के भरोसे है, और कांग्रेस ये भी नहीं खुल के कह रही कि दरअसल वो अब तक मिली है इन नेताओं से, नहीं मिली है। ये जो पूरा कंफ्यूजन है, ये क्यों? देखिए अशोक, सबसे अहम बात यह है कि इन सब बातों के जो बातें हैं, इसमें एक अहम बात इस गुजरात के चुनाव की ये है कि कांग्रेस की कोशिश ये है कि इस बार जिस 22 सालों का जो वनवास है उसको किस तरह से खत्म किया जाए। तमाम कोशिशों के बावजूद विकास के आधार पर जो चुनाव होते रहे, कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई कि विकास के मुद्दे पर कभी भी वो चुनाव जीत ही नहीं सकते, उनको अब कोई दूसरे ऑप्शन तलाशने हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से उन्होंने लुभाने की कोशिश की, जिस तरह से जो 3 अलग अलग अभी जैसा पैनल में चर्चा हो रही थी, निश्चित तौर पर हार्दिक पटेल पटेलों का नेतृत्व करते हैं, लेकिन पूरे पटेलों का नेतृत्व नहीं करते। यहाँ पे भी दो तरह के पटेल हैं, कड़वा पटेल है, लेउआ पटेल है, तो उसमें भी विभाजन है। तमाम ऐसे पटेल हैं जो सरकारी नौकरियों में है, भारतीय जनता पार्टी के जो सशक्त तरीके से उनका समर्थन करते रहे हैं। घूमने के दौरान पूरे इलाके में मुझे वो स्पष्ट विभाजन देखने को मिला। दूसरी बात मैं संक्षेप में ही बताना चाहूंगा कि जिग्नेश मेवानी की बात की जाती है। जिग्नेश मेवानी कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी देखने वाली बात है। केवल 7% दलित है। बात आती है अल्पेश ठाकुर की, जिसकी बात की है। अल्पेश ठाकुर अपने को ओबीसी लीडर जरूर बताते हैं, लेकिन केवल वो ठाकुर के नेता है। निश्चित तौर पर वो जो पूरे अगर बाहरी तौर पर देखें, सुपरफिशियल तरीके से देखिए तो ऐसा लगता है कि वो ओबीसी का नेतृत्व करते हैं। उन्होंने नाम रखा है ओएसएस, लेकिन ओएसएस का नेतृत्व करते हैं, ये ऐसा जमीनी स्तर पर इसकी परीक्षा जरूर होनी है। इसी तरह कांग्रेस इन लोगों को लेकर अपने साथ आई है, कोशिशें कर रही है कि जातियों के आधार पर इस चुनाव को किसी तरह से जातियों के आधार पर क्या जी आपने बहुत संक्षेप में, मैं देवेंद्र पटेल जी आपसे बहुत संक्षेप में आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। क्या जातियों का विभाजन करके गुजरात में कांग्रेस सत्ता में वापसी करने की कोशिश कर रही है? हाँ बिल्कुल। आज तक कांग्रेस की जो परंपरागत जो राजनीति थी और जो उनके वोट बैंक थी, वो वोट बैंक के बाद आज फिर से वो खाम थियरी की ओर जा रही है, ऐसा लगता है। अल्पेश ठाकुर जिस तरह से आए हैं जिग्नेश मेवानी के साथ, जैसे वो बातचीत कर रहे हैं, और हार्दिक पटेल तो वो पाटीदार समाज से है, लेकिन फिर से मुझे लगता है कि ये कांग्रेस फिर से जातिगत समीकरणों के का इस्तेमाल करके ये चुनाव जीतने का कोशिश जीतने का। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र पटेल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अजय विक्रम सिंह आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ शेखर अय्यर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी तो ये शुरुआत है, और ये जो है चुनाव बहुत बड़े चुनाव होंगे, और इसलिए हम लगातार हर रोज 7 बजे से 8 बजे तक आपको जनादेश में हिमाचल और साथ साथ गुजरात की तमाम चुनावी हलचल की खबरें लेकर हम लगातार आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तो आप 7 से 8 भूलिएगा में जनादेश देखते रहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।